हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रेकियल प्लेक्सस। तो जो ब्रेकियल प्लेक्सस है ये अपर लिम्ब एनाटॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्जाम में लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ब्रेकियल प्लेक्सस होता क्या है, तो ब्रेकियल प्लेक्सस जो है यानी ब्रेकियल का मतलब होता है अपर लिम्ब से रिलेटेड और प्लेक्सस का मतलब होता है नेटवर्क या जाल। तो ब्रेकियल प्लेक्सस जो है ये नर्व का जाल है जो कि वेंट्रल प्राइमरी रेमाई ऑफ लोअर 4 स्पाइनल नर्व यानी C5, C6, C7, C8 से निकलता है और फर्स्ट थोरेसिक स्पाइनल नर्व यानी C1 से निकलता है। फिर अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें कि ये ब्रेकियल प्लेक्सस बना कैसे है, तो इसमें आपके रूट्स होते हैं, ट्रंक होते हैं, डिवीजन होते हैं और कॉर्ड्स होते हैं और फिर इसकी ब्रांचेस होती हैं। तो जो इसके रूट्स हैं ये C5, C6, C7, C8 और T1 स्पाइनल नर्व से निकलती है। फिर इसमें 3 ट्रंक होती हैं, अपर ट्रंक, मिडल ट्रंक और लोअर ट्रंक। तो जो इसकी अपर ट्रंक है ये C5 और C6 से बनती है और जो मिडल ट्रंक है ये C7 से बनती है और जो लोअर ट्रंक है ये C8 और T1 से बनती है। फिर इन तीनों ट्रंक से एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन निकलते हैं। फिर जो अपर ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन और मिडल ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन ये आपका लेटरल कॉर्ड बनाता है और अपर ट्रंक का पोस्टीरियर डिवीजन, मिडल ट्रंक का पोस्टीरियर डिवीजन, लोअर ट्रंक का पोस्टीरियर डिवीजन ये तीनों मिलकर पोस्टीरियर कॉर्ड बनाता है और जो लोअर ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन है ये आपका लेटरल कॉर्ड बनाता है। अब अपर, मिडल और लोअर ट्रंक से कॉर्ड बनती है। फिर जो इसका लेटरल, पोस्टीरियर और मीडियल नाम रखा गया, तो ये नाम रखा गया है एक्सिलरी आर्टरी के सेकंड पार्ट के रिलेशन से। फिर इन कॉर्ड से जो है आपकी ब्रांचेस निकलती हैं। तो जो लेटरल कॉर्ड है उससे 3 ब्रांचेस निकलती हैं, लेटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोकुटेनियस नर्व और जो आपकी मीडियन नर्व है उसके लेटरल फाइबर या लेटरल रूट कह सकते हैं। तो जो लेटरल पेक्टोरल नर्व है ये पेक्टोरल रीजन में जाती है और जो मस्कुलोकुटेनियस नर्व है ये आपके आर्म में, आर्म की फ्रंट ऑफ आर्म की मसल को सप्लाई करती है और ये जो मीडियन नर्व है ये भी आपके फोरआर्म और हैंड में जाती है। फिर हम लोग अगर मीडियल कॉर्ड के ब्रांचेस देखें तो इसमें M4U यानी इसमें 4 ब्रांचेस हैं जो कि M से शुरू होती हैं और एक ब्रांच है जो कि U से है। तो सबसे पहले इसमें मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म यानी जो आर्म की मीडियल साइड की स्किन को सप्लाई करती है, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म यानी फोर आर्म की मीडियल साइड की स्किन को सप्लाई करती है। फिर इसमें मीडियन नर्व का मीडियल रूट और अल्नर नर्व यानी जो मीडियन नर्व है ये लेटरल कॉर्ड से भी बनी है और मीडियल कॉर्ड से भी बनी है। फिर अब हम पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांचेस देखें तो पोस्टीरियर कॉर्ड से 5 ब्रांचेस निकलती हैं, अपर सब स्कैपुलर नर्व, थोरैकोडोर्सल नर्व, लोअर सब स्कैपुलर नर्व, एक्सिलरी नर्व और रेडियल नर्व। रेडियल नर्व जो है सबसे लार्जेस्ट ब्रांच होती है ब्रेकियल प्लेक्सस की। तो ये आपका पूरा ब्रेकियल प्लेक्सस हो गया। अब यही कंपोनेंट्स जो अभी हमने बताए ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, अब इसको हम पढ़ के बताते हैं। तो जो रूट्स है वो वेंट्रल रेमाई ऑफ C5 से C8 और T1 नर्व से निकलती है। जो ट्रंक है वो इन्हीं रूट से C5, C6 से अपर ट्रंक बनती है, C7 से मिडल ट्रंक बनती है और C8 और T1 से लोअर ट्रंक बनती है। फिर इन ट्रंक से जो है एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन निकलते हैं। फिर इन डिवीजन से आपके कॉर्ड्स बनते हैं, मीडियल, लेटरल और पोस्टीरियर। तो जो मीडियल कॉर्ड है आपका ये बनता है आपके लोअर ट्रंक के एंटीरियर डिवीजन से, लेटरल कॉर्ड जो है ये अपर ट्रंक और लोअर मिडल ट्रंक के एंटीरियर डिवीजन से बनता है और जो पोस्टीरियर कॉर्ड है ये तीनों ट्रंक के पोस्टीरियर डिवीजन से बनती है। फिर इन कॉर्ड से आपकी ब्रांचेस निकलती हैं और ये नर्व आपकी जाकर सप्लाई करती हैं अपर लिम्ब को। फिर रिलेशनशिप की अगर बात करें तो ये जो क्लेविकल से इसकी जो रिलेशनशिप है, सुपरा क्लेविकल, क्लेविकुलर, रेट्रो क्लेविकुलर और इन्फ्ला क्लेविकुलर। यानी सुपरा क्लेविकुलर यानी क्लेविकल के ऊपर जो पार्ट होता है ये आपका रूट्स और ट्रंक, ये आपका सुपरा क्लेविकुलर होता है क्लेविकल के ऊपर। रेट्रो क्लेविकुलर यानी क्लेविकल के बराबर में डिवीजन और ट्रंक होती हैं और जो आपके इंफ्रा क्लेविकुलर वाला पार्ट होता है क्लेविकल के नीचे आपकी कॉर्ड्स और ब्रांचेस पाई जाती हैं। फिर अगर हम रूट्स की बात करें
तो जो रूट्स हैं आपकी, ये वेंट्रल प्राइमरी रेमाई ऑफ स्पाइनल कॉर्ड C5 से C8 और T1 से निकलती है, जो कि वेंट्रल प्राइमरी रेमाई C4 और T2 भी इन्वॉल्व होते हैं। अगर प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स ब्रेकियल प्लेक्सस की बात करें तो जो प्रीफिक्स होता है उसमें C4 भी इन्वॉल्व होता है और C4 लार्ज हो जाता है और T1 स्मॉल हो जाता है और T2 एब्सेंट होता है। लेकिन मतलब जो ब्रेकियल प्लेक्सस होता है उसमें C4 और T2 का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन अगर प्रीफिक्स हुआ तो C4 जो होता है वो लार्ज हो जाता है और T1 जो है ये स्मॉल हो जाता है और T2 बिल्कुल एब्सेंट ही हो जाता है। लेकिन अगर पोस्ट फिक्स हुआ तो इसमें आपका T1 लार्ज हो जाता है, T2 प्रेजेंट होता है और C4 बिल्कुल एब्सेंट ही हो जाता है और जो C5 होता है उसका साइज रिड्यूस्ड हो जाता है। फिर अगर ट्रंक की बात करें तो जो अपर ट्रंक है C5 C6 से बनी और मिडल ट्रंक आपकी C7 से बनी और लोअर ट्रंक जो है वो C8 और T1 के ज्वाइन होने से बनी। जो ट्रंक है ये आपकी नेक के डीप में पाई जाती है, स्केलेनस एंटीरियर और स्केलेनस मीडियल्स के मसल के बीच में पाई जाती हैं। फिर इन ट्रंक से आपके डिवीजन निकलते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन। फिर उससे आपकी कॉर्ड्स बनती हैं। जो आपकी लेटरल कॉर्ड है ये अपर ट्रंक के और मिडल ट्रंक के एंटीरियर डिवीजन से बनी है। जो मीडियल कॉर्ड है ये लोअर ट्रंक के एंटीरियर डिवीजन या वेंट्रल डिवीजन से बनी है। जो पोस्टीरियर कॉर्ड है वो तीनों ट्रंक के डॉर्सल या पोस्टीरियर डिवीजन से बनी हुई है। इसका नाम जो रखा गया है सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशन में रखा गया है, यानी जो कॉर्ड्स हैं एक्सिलरी आर्टरी के लेटरल, मीडियल और पेक्टोरल पोस्टीरियर पाई जाती हैं। अब हम अगर इसकी ब्रांचेस की बात करें तो इसमें जो रूट्स में ब्रांचेस होती हैं, रूट्स आपकी दो ब्रांचेस होती हैं। एक आपकी ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व होती है और जो दूसरी है नर्व टू रोम्बॉइड या डॉर्सल स्कैपुलर नर्व भी कहते हैं। फिर ट्रंक की ब्रांचेस की बात करें तो सिर्फ अपर ट्रंक से इसकी दो ब्रांचेस निकलती हैं, सुप्रा स्कैपुलर नर्व और नर्व टू सबक्लेवियस, जो कि सबक्लेवियस मसल को सप्लाई करती है। फिर अगर इसकी कॉर्ड्स की ब्रांचेस की बात करें तो सबसे पहले इसमें लेटरल कॉर्ड, तो लेटरल कॉर्ड से आपकी तीन ब्रांचेस निकलती हैं, लेटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोकुटेनियस नर्व और मीडियन नर्व का लेटरल पार्ट जो है या लेटरल रूट जो है ये आपका लेटरल पार्ट से निकलता है। फिर अगर मीडियल कॉर्ड की ब्रांचेस की बात करें तो हम लोग इसको ऐसे याद करते हैं M4U, यानी 4 M आते हैं और एक U आता है। तो मीडियल पेक्टोरल नर्व जिसकी रूट वैल्यू C8 और T1 होती है, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म और मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। जो मीडियन नर्व है ये मीडियल कॉर्ड और लेटरल कॉर्ड दोनों से मिलकर बनी हुई है। फिर अल्नर नर्व, अल्नर नर्व की रूट वैल्यू थोड़ी सी अलग होती है, इसमें C7 के फाइबर भी इन्वॉल्व होते हैं। फिर अब हम पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांचेस की बात करें तो इसकी पोस्टीरियर कॉर्ड से भी 5 ब्रांचेस निकलती हैं, जैसा कि ये डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। ये आपकी सबसे पहले अपर सबस्कैपुलर नर्व और लोअर सबस्कैपुलर नर्व और इसके बीच में नर्व टू लैटिसिमस डॉर्साई, इसको डॉर्सल थोरैकोडॉर्सल नर्व भी कहते हैं। एक्सिलरी नर्व और रेडियल नर्व, जो रेडियल नर्व है ये सबसे लार्जेस्ट ब्रांच है आपकी ब्रेकियल प्लेक्सस की। अब इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करें तो इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती है। तो सबसे पहले क्लिनिकल एनाटॉमी में आता है अर्ब्स पैरालिसिस। तो अर्ब्स पैरालिसिस जो है ये अपर ट्रंक की इंजरी हो जाती है इसमें। तो अगर इंजरी की साइट की बात करें तो ये अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस में अगर इंजरी हो जाए तो इसे अर्ब्स पॉइंट, एक अर्ब्स पॉइंट होता है अपर ट्रंक में जहां पर 6 नर्व इन्वॉल्व होती हैं और उसमें इंजरी हो जाती है। जैसा कि ये डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं तो ये इसमें 6 नर्व इन्वॉल्व है। ये आपका अर्ब्स पॉइंट है, ये आपका C5, C6 और सुप्रास्कैपुलर नर्व, नर्व टू सबक्लेवियस और इस अपर ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन, यहां पर आपका अर्ब्स पॉइंट बनता है। अगर इसकी इंजरी हो जाती है तो इसे अर्ब्स पैरालिसिस कहते हैं। इसमें C5 और C6 नर्व इन्वॉल्व होती हैं। इंजरी की वजह क्या होती है? जब चाइल्ड बर्थ के टाइम पर
बेबी का जो हेड होता है उसको नर्स, जैसे यहाँ पर चाइल्ड बर्थ, ये इस डायग्राम में आप लोग देखें तो इस बेबी के हेड को पकड़कर खींचा जाता है, जिसकी वजह से शोल्डर और हेड के बीच का एंगल बढ़ जाता है और इसमें अपर टंग की इंजरी हो जाती है और अर्ब्स पैरालिसिस हो जाती है। या हम शोल्डर के बल अगर गिर जाएं या एनेस्थीसिया की वजह से अपर ट्रंक में इंजरी हो जाए। फिर कौन कौन सी मसल पैरालाइज होती हैं? तो इसमें जो मसल पैरालाइज होती हैं वो बाइसेप्स ब्रेकाई हैं, डेल्टॉइड और ब्रेकियो रेडियालिस मसल्स पैरालाइज होती हैं। फिर पार्शली कौन कौन सी मसल पैरालाइज होती हैं? मेनली तो ये मसल पैरालाइज होती हैं, लेकिन पार्शली सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और सुपिनेटर मसल भी इन्वॉल्व हैं। फिर डिफॉर्मिटी क्या है? तो जो आर्म होता है वो हैंग कर जाता है और एडक्टेड और मीडियली रोटेटेड पोजीशन में आ जाता है, जैसा कि आप इसके डायग्राम में देख सकते हैं कि इसका आर्म एडक्टेड है और मीडियली रोटेटेड है, यानी ये इसके हाथ पीछे की तरफ रोटेट हो जाते हैं। और फोर आर्म अगर देखें तो ये एक्सटेंड हो जाता है और प्रोनेटेड हो जाता है। एक्सटेंड यानी कि एल्बो ज्वाइंट और मतलब जो एल्बो ज्वाइंट है, जैसे कि आपका आर्म और फोर आर्म है उसके बीच में एंगल 180 हो जाता है, और प्रोनेटेड यानी कि उल्टा हो जाता है, जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है। तो इसको हम लोग पुलिसमैन टिप डिफॉर्मिटी भी कहते हैं, या वेटर्स टिप डिफॉर्मिटी, या पोर्टर्स टिप हैंड भी कहते हैं। यानी पुलिसमैन जब रिश्वत लेता है तो हाथ को इसी तरह से करके और पीछे से कमीशन चुपचाप से ले लेता है। इसमें डिसेबिलिटी क्या क्या आती है? इसमें जो डिसेबिलिटी आएगी आपकी एबडक्शन और लेटरल रोटेशन शोल्डर जॉइंट की नहीं हो पाएगी। आर्म में, फोर आर्म में जो है आपकी फ्लेक्शन और सुपिनेशन नहीं हो पाएगी। बाइसेप्स और सुपिनेटर जर्क जो है वो लॉस हो जाएगा। फिर सेंसेशन लॉस भी होगा। इसमें जो डेल्टॉइड के लोअर पार्ट हैं उसमें आपका सेंसेशन लॉस भी हो जाएगा। फिर जो इसमें दूसरी डिसेबिलिटी आती है वो है क्लम्प कीस पैरालिसिस। क्लम्प कीस पैरालिसिस जो है ये लोअर ट्रंक की इंजरी है और इसमें भी हैंड की मसल्स पैरालाइज हो जाती हैं। इसमें लोअर ट्रंक की इंजरी होती है और इसमें क्या होता है, इंजरी की वजह क्या आती है कि इसमें मतलब बहुत ज्यादा आपका एबडक्शन हो जाता है आर्म का। जैसे कि अगर हम कोई आदमी है जो कि ऊपर से गिरा और उसने अपने हाथ से कोई चीज पकड़ ली तो उसके आर्म का बहुत ज्यादा एबडक्शन हो गया और वो उसी चीज पर लटक गया, तो वो इसकी लोअर ट्रंक टूट जाती है। या फिर बर्थ के टाइम पर इंजरी होती है, जैसे कि आप ये देखते हैं अगर बेबी का हेड है तो उसको हाथ से पकड़ के खींच लिया जाता है बाहर। इस वजह से मतलब हाथ से पकड़ के उसको खींचा तो उसमें उसका आर्म जो है ऊपर की तरफ एबडक्टेड हो गया, तो उसके लोअर ट्रंक में इंजरी हो गई और इसी को हम लोग क्लम्प कीस पैरालिसिस कहते हैं। फिर इसमें जो है T1 और C8 मेनली जो है T1 इन्वॉल्व होती है और C8 जो है पार्शली इन्वॉल्व होती है। उसमें C5 मेनली इन्वॉल्व हो रही थी, यानी अपर ट्रंक थी ना, तो अपर ट्रंक में ऊपर के फाइबर इन्वॉल्व ज्यादा हो रहे थे। इसी तरह ये लोअर ट्रंक है, इस वजह से T8 नीचे होती है और T1 नीचे होती है और C8 थोड़ा सा ऊपर होती है, तो मेनली इसमें T1 इन्वॉल्व है। फिर इसमें कौन कौन सी मसल पैरालाइज होती हैं? तो इसमें जो मसल पैरालाइज होती हैं इंट्रिंसिक मसल हैंड्स की जो होती हैं T1 के इन्वॉल्व होने की वजह से। फिर अल्नर फ्लेक्सर जो होते हैं रिस्ट के, और जो रिस्ट और फिंगर के जो अल्नर फ्लेक्सर मसल्स होते हैं, यानी अल्ना वाली साइड में जो फ्लेक्शन कराते हैं, C8 के इन्वॉल्व होने की वजह से। फिर डिफॉर्मिटी अगर इसमें देखें तो क्लॉ हैंड बन जाता है, क्लॉ हैंड बन जाता है और फ्लेक्चर जो है आपके फिंगर जो है उनका एक्सटेंशन हो जाता है। क्लॉ हैंड जो है हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है आपके मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट का, यानी मेटाकार्पो और फेलेंजियल का, मेटाकार्पल और फेलेंजस के बीच में जो जॉइंट होता है उसका हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है, और जो आपके इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स होते हैं उसका फ्लेक्शन हो जाता है। डिसेबिलिटीज इसमें क्या आती हैं? हाथ में और
वीकनेस आ जाती है, यानी इंट्रिंसिक मसल पैरालाइज हो जाती हैं, तो इसमें आपके हाथ में वीकनेस आ जाती है। मोटर स्किल्स में भी समस्या होती है, लिखने में, बैठने में और किसी चीज को पकड़ने में भी समस्या हो जाती है। क्लॉ हैंड बन जाता है। हाइपर एक्सटेंशन एट मतलब बहुत ज्यादा उसका हाथ जो मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट पर बहुत ज्यादा एक्सटेंशन हो जाता है और इंटरफेलेंजियल जॉइंट का फ्लेक्शन हो जाता है। फिर सेंसेशन लॉस भी होता है फोर आर्म के इनर साइड पर और लिटिल फिंगर पर, क्योंकि ये आपका क्लॉ हैंड है। ये देखिए आपका हाइपर एक्सटेंशन हुआ है मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट पर और इंटरफेलेंजियल जॉइंट का फ्लेक्शन हुआ है, इसे हम क्लॉ हैंड कहते हैं। फिर कोई चीज को पकड़ने में, ग्रिप बनाने में भी समस्या होती है। मसल की वेस्टिंग हो जाती है, एट्रोफी जिसे कहते हैं। हॉर्नर सिंड्रोम हो जाता है। हॉर्नर सिंड्रोम में आपकी टोसिस हो जाता है, यानी आईलिड ड्रूपिंग हो जाती है आईलिड की। प्यूपिल स्मॉल हो जाता है और साइज का जो स्वेटिंग वाला हिस्सा है, वो फेस का जो स्वेटिंग वाला हिस्सा है वो छोटा हो जाता है। फिर अगर आपकी नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, यानी जो लॉन्ग थोरेसिक नर्व होती है, उसको नर्व ऑफ बेल भी कहते हैं, अगर उसमें इंजरी हो जाती है, यानी सडन जर्क की वजह से या प्रेशर शोल्डर के बल अगर गिरने की वजह से या बहुत हैवी लोड उठाने की वजह से, तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व की इंजरी हो जाती है। उससे आपका जो समस्या होती है वो विंगिंग ऑफ स्कैपुला कहते हैं, यानी उसमें जो मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला होता है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। अगर हम नॉर्मली जो है वो मसल्स को स्कैपुला को थोरेसिक वॉल के अगेंस्ट लेके जाता है, लेकिन जब अगर उसको ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व डैमेज हो जाती है तो इस जगह ये स्कैपुला का जो मीडियल बॉर्डर है ये प्रोमिनेंट हो जाता है। ये आप जैसे डायग्राम में देखें तो ये एकदम सही वाली स्कैपुला नॉर्मल है और ये इधर की इसकी लॉन्ग थोरेसिक नर्व डैमेज हुई है तो ये स्कैपुला का मीडियल बॉर्डर प्रोमिनेंट हो गया, तो इसे हम विंगिंग ऑफ स्कैपुला कहते हैं। इसमें पुशिंग और पंचिंग एक्शन चला जाता है और पुशिंग के टाइम पर स्कैपुला की विंगिंग दिखाई देती है। मान लीजिए जब वो आदमी दीवार पर हाथ रख के फिर उस पर जोर लगाता है, तो अगर जिस तरफ की उसकी नर्व डैमेज होती है उस तरफ का मीडियल बॉर्डर प्रोमिनेंट हो जाता है और वो ओवरहेड एब्डक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि सेरेटस एंटीरियर मसल जो है 90 डिग्री से ऊपर एब्डक्शन कराती है। तो जिसकी अगर सेरेटस एंटीरियर मसल पैरालाइज है तो वो 90 डिग्री से ऊपर एक्सटेंशन एब्डक्शन नहीं कर पाएंगी, यानी अपने आर्म को उठा नहीं पाएगा। तो इतना ही था ब्रेकियल प्लेक्सस। थैंक यू।